तो हम समझ सकते हैं कि या पूछ सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में रावत जी किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर पार्टी लोकसभा के लिए चुनाव लड़ाती है, जहाँ से भी लड़ाएगी, जरूर पार्टी निर्देशित करेगी तो पार्टी का निर्देश का पालन किया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड लाया गया था और ये कहा गया था 4 धाम मंदिरों के साथ साथ जो 53 और मंदिर हैं राज्य के, उनको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, पर आपकी ही पार्टी ने उसको भंग कर दिया। पार्टी ने भंग किया, उसका मुझे थोड़ा तकलीफ भी है कि जो कुछ भी है एक बार विमर्श होना चाहिए था। जिस राह पर चले उसी राह पर मुख्यमंत्री धामी जी चल रहे हैं इन्वेस्टर समिट को लेकर। आपके समय में हुए इन्वेस्टर समिट और धामी जी के समय में जो हो रहे हैं, चाहे वो लंदन गए या दुबई गए या दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, कितना फ़र्क देखते हैं आप? और MOU साइन करने का मतलब कभी ये नहीं होता कि वो यहाँ पर उद्योग स्थापित करेंगे ही, ये गफलत किसी को नहीं रहनी चाहिए। आप भी एक व्यक्ति हैं, तो उस दौरान आप अकेले पड़े होंगे। कौन सा राजनीतिक का कौन सा एक मित्र था जो आपके करीब रहा, आपसे मिला या आपके पास आया? साथ खड़े रहे, और 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो सब लोग साथ खड़े थे। पार्टी ने विचार किया, पार्टी ने निर्णय लिया और मैंने पार्टी के निर्णय को स्वीकार किया। फिर ऐसे 18 मार्च 2017 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जो छोटे से परिवार से निकलकर, छोटे से गांव से निकलकर बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की सेवा करी और प्रदेश के हित के लिए कार्य किए। तो स्वागत करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। सर रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रावत जी, मैं आपका बायो ट्रैक पढ़ रहा था तो मैंने उसमें देखा कि आप व्यक्ति बहुत साधारण रहे हैं। आपका जो जीवन है वो साधारण नहीं रहा है। किस तरीके से छोटे से गांव से निकलकर और जो कच्ची मिट्टी की जो दीवारें थी स्कूल से, वहाँ पढ़कर 19 साल की उम्र में संघ की विचारधारा से जुड़कर और फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बनना, कितना संघर्ष भरा ये जीवन रहा सर? देखिए, जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया। परिवार से समाज के लिए कुछ करना चाहिए, इस तरह का संस्कार अपने पिताजी से हमको मिला था। और जो एक सैनिक थे, द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने भाग लिया था, उसके बाद वो वापस उन्होंने गांव में ही छोटा सा कारोबार शुरू किया। गांव से ही शिक्षा दीक्षा हुई। प्राथमिक शिक्षा गांव से 8वीं तक गांव से पढ़ाई करी और फिर 9th 10th में फिर घर से बाहर कुछ 12-15 किलोमीटर की दूरी पर रहकर बड़े भाई साहब के साथ, जो एक चिकित्सक थे, उनके साथ मैंने रह कर इंटरमीडिएट की पढ़ाई करी। तत्पश्चात 1979 डिग्री कॉलेज जहरीखाल में आना हुआ और फिर संघ से लगातार वहाँ पर संघ का काम करते हुए पढ़ाई भी साथ में करी, संघ के कार्यकर्ता के नाते काम भी किया, आसपास के गांव में जाकर शाखा लगाने का काम किया और कई कई किलोमीटर उस समय सड़कें नहीं थी, साधन भी बहुत कम थे। तो पैदल चल करके हम लोगों ने गाँव में कई कई किलोमीटर, इवन हम एक दिन में 50-60 किलोमीटर तक हम चले हैं और संघ का काम किया। संघ का काम करते करते संघ के प्रचारक निकल गए और फिर 10 वर्षों तक संघ के प्रचारक के नाते काम किया। फिर 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री के नाते काम किया और 2002 में मैं डोईवाला विधानसभा से पहली बार मैं कहूँ कि मुझे चुनाव लड़ाने का आदेश हुआ कि आपको चुनाव लड़ना है। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे उस समय हमारे प्रभारी थे और फिर विधायक बने 2002 में। तो फिर एक सक्रिय राजनीति या कहें कि सीधा राजनीति में एक तरह से प्रवेश हो गया। जिस तरीके से आप प्रदेश की राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं और आप अपने ही चेहरे पर पूरी राजनीति हिला देते हैं। अभी आप दिल्ली भी गए थे, तो हम समझ सकते हैं कि या पूछ सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में रावत जी किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? अब देखिए, दिल्ली जाना है या जो अन्य राज्यों में हम लोग जाते हैं तो पार्टी के काम से भी जाते हैं
और कई बार अपने वैयक्तिक कारणों से भी जाते हैं, अपने संबंधों में भी जाते हैं, और ये घूमना स्वभाव में है। कहते हैं कि पैर में चक्कर होने चाहिए, तो हमारे पैरों में चक्कर हैं। हम स्वभाव है कि हम दौड़ते भागते रहते हैं, पार्टी के काम से भी जाते हैं और तमाम सामाजिक संगठन भी बुलाते हैं। समाज में जो अन्य व्यापारिक संगठन हैं या बुद्धिजीवियों के संगठन हैं, तमाम युवाओं के संगठन हैं, वो समय समय पर बुलाते रहते हैं और हम उनका सम्मान करते हैं और अपनी इच्छा भी रहती है कि भाई हम जितना घूमेंगे उतना ज़्यादा अनुभव होता है। जब हम लोगों से मिलते जुलते हैं तो तमाम तरह का ज्ञान होता है। देखिए, जो आदमी का ज्ञान है वो कभी पूरा नहीं होता। आप जाते रहिए, लोगों के बीच मिलते रहे, तो आपको नई नई चीज़ें बड़े साधारण व्यक्ति से मिल जाएंगी, जिसने हो सकता है कि कई बार तो उन्होंने स्कूल भी नहीं देखा हुआ होता, लेकिन उनसे बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं, उनसे हमको प्रेरणा मिलती है। और कई बार हम समाज में जाते हैं तो उनके दुख कष्ट भी देखते हैं, तो उसमें से फिर रास्ता कैसे निकाला जाए, तो रास्ता हम जब अवसर मिलता है निकालने का, तो वो रास्ता हम उन लोगों के लिए निकालते हैं। नहीं, आप जैसे बोलते हैं अपने लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि जिस गांव से मैं निकल कर आया, जिस क्षेत्र से मैं निकल कर आया, अगर वहीं से चुनाव लड़के उनकी सेवा करूं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और जिस संगठन में से हम लोग निकले हैं, हमारे यहाँ ये दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है, और पार्टी डिसाइड करती है कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है, लड़ाना है या नहीं लड़ाना है, क्या करना है। ये पार्टी निर्णय लेती है, हम पार्टी के ऊपर छोड़ते हैं और हम ये मानते हैं कि हम पार्टी के एक सिपाही हैं, एक कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो भी निर्देश करती है उसका हम पालन करते हैं। मैंने पहले भी सुना है और पढ़ा भी था कि आपको पता भी नहीं था एक दिन पहले कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अचानक से फ़ोन आता है, आप जाते हैं और आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अगर मैं लोकसभा चुनाव सीट की बात करूं, कोई इच्छा है रावत जी के मन में कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ूं और सेवा करूं अपनी जनता की? नहीं, देखिए, सेवा हम लोग कर रहे हैं, और सेवा जिस दिन तक हम रहेंगे समाज में, इस लायक रहेंगे कि हमको सेवा कर सकते हैं, उस दिन हम सेवा करेंगे। अब आप देखिए कि अभी मेरे ऊपर कोई संगठन की सीधी जिम्मेदारी नहीं है। राष्ट्रीय कार्य समिति का एक सदस्य मात्र हूँ मैं, लेकिन अगर आप पिछले 2-2.5 साल का अगर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हमने तमाम सामाजिक कार्य किए हैं। मुझे लगता है कि 1 लाख से ज़्यादा तो हमने वृक्षारोपण किया है। 1 लाख से ज़्यादा वृक्षारोपण करना, और उसमें भी ऐसे वृक्षों का कि जो बहुउपयोगी हैं और दीर्घ काल तक पर्यावरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो काम करेंगे, ऐसे वृक्षों का हमने रोपण किया। कोरोना के सेकंड फेज में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो हमने लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए, ब्लड की ज़रूरत पड़ रही थी, प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ रही थी, प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ रही थी, तो हमने स्वयं बाहर निकल करके, घर से बाहर निकल करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ब्लड डोनेशन के कैंप शुरू किए, और इतना ब्लड डोनेशन लोगों से करवा दिया कि ब्लड बैंक कहने लगे साहब अब बहुत हो गया। अभी जब डेंगू की महामारी आई राज्य में और फिर ज़रूरत हुई, प्लेटलेट्स की ज़रूरत हुई, तो हमने फिर बाहर निकल करके, और इस बार भी 1 महीने में हमने 2000 से अधिक यूनिट ब्लड डोनेट सीधा जो मैंने जिन कैंपों में स्वयं रहा और जो मैंने आह्वान किया, तमाम सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, कर्मचारी संगठन, इंडिविजुअल्स, सब लोग ब्लड डोनेशन के लिए बाहर आए। तो एक सामाजिक कार्य करने का एक स्वभाव है, सामाजिक कार्य करते रहना चाहिए। अगर पार्टी लोकसभा के लिए चुनाव लड़ाती है, जहाँ से भी लड़ाएगी, ज़रूर पार्टी निर्देशित करेगी, तो पार्टी का निर्देश का पालन किया जाएगा। आपके कार्य को भी मैंने बखूबी देखा है, उसमें कई ऐसे फैसले थे जो चर्चित और जनहित में रहे, चाहे आयुष्मान की मैं बात करूं या अपना ये गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात कर लूं या फिर देवस्थानम बोर्ड की मैं बात करूं। आपके द्वारा देवस्थानम बोर्ड लाया गया था और ये कहा गया था 4 धाम मंदिरों के साथ साथ जो 53 और मंदिर हैं राज्य के, उनको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, पर आपकी ही पार्टी ने उसको भंग कर दिया। देखिए, पार्टी ने भंग किया, उसका मुझे थोड़ा तकलीफ भी है कि जो कुछ भी है एक बार विमर्श होना चाहिए था, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स देखने चाहिए थे। कई बार
लोकतंत्र में कहते हैं कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, कई बार लोग को हम समझा नहीं पाते हैं, या लोग कई बार उसको कुछ ऐसी ग्रंथियां बन जाती हैं कि लोग उसका विरोध करते हैं। लोगों को समझाया जाना चाहिए था, और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हों। जिस तरह से इस बार 50 लाख से अधिक तीर्थयात्री उत्तराखंड में आया है, 4 धामों में आया है, हरिद्वार में तो करोड़ों में आता है, लेकिन तमाम जो बढ़ती संख्या है, या मैं कहूँ जो बढ़ती भीड़ है श्रद्धालुओं की, उसके लिए कोई ना कोई तंत्र, मजबूत तंत्र ये बनाने की ज़रूरत होगी। और तंत्र मजबूत तब होता है, उसके लिए आर्थिक व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। आप देश भर का रिकॉर्ड देखिए कि जहाँ पर भी ट्रस्ट बने हैं, जहाँ पर भी बोर्ड बने हैं, और उससे पहले की उनकी आर्थिक तरक्की देख लीजिए, उसके बाद की आर्थिक तरक्की देख लीजिए, तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आएगा। मैं एक छोटा सा मंदिर है, महासूद धाम है, देहरादून ज़िले के बिल्कुल कॉर्नर पर है, और हिमाचल के बॉर्डर पर है, जहाँ पर हिमाचल से भी लोग आते हैं, देहरादून, रवाई, भाबर, और हम लोग भी कुछ मात्रा में लोग दूर से भी वहाँ पर आते हैं, दूर सुदूर से भी वहाँ पर आते हैं। आज उस ट्रस्ट के पास 3 करोड़ रुपए की पूंजी है। आप अभी लगभग 4 साल पहले जागेश्वर धाम ट्रस्ट बना। आज वो, उस समय मैं कहूँ 2-3 साल में ही उन्होंने कुछ विद्यालय वहाँ पर अडॉप्ट कर लिए थे। उससे पहले कुछ भी वो नहीं अपनी भूमिका निभा रहे थे मंदिर। तो मेरा ये मानना है कि एक तो मंदिरों का जो पैसा है वो धार्मिक कार्यों में ही लगना चाहिए, दूसरी बात शैक्षणिक कार्यों में लगना चाहिए, स्थानीय लोगों के डेवलपमेंट में लगना चाहिए। अगर देवस्थानम बोर्ड आज होता तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं सुधारने में हम सफल हो पाते, क्योंकि व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए धन की ज़रूरत है, धनबल की ज़रूरत होती है। और वो धनबल मुझे लगता है कि जो अनुभव है देश भर का, तो वो बोर्ड बनाने के बाद उसमें लोग पैसा भी देते। फिर FCRA का हमने सर्टिफिकेट लिया था, भारत सरकार से उसका अनुमति ली थी। तो जो विदेशों में जो हिंदू रह रहा है उसकी भी श्रद्धा होती है कि मैं पैसा लूँ। वो जेब में रख के नहीं ला सकता, वो बैग में भर के पैसा नहीं ला सकता, वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, मनी ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो लोग भी यहाँ पर धन देने के लिए तैयार थे। विदेशों से भी जो जिनकी श्रद्धा है वो लोग यहाँ पर धन की व्यवस्था करते। तो मैं समझता हूँ कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधार होता, हमारे जो वहाँ के पंडित पुरोहित हैं उनकी आर्थिकी में सुधार होता, स्थानीय लोगों का रोजगार बढ़ता, स्थानीय जो व्यापारी हैं उनकी भी आय में वृद्धि होती। जब पैसा क्षेत्र में रहेगा, वहाँ पर इन्वेस्ट होगा। एक मज़दूर भी आज 400-500 रुपये लेता है, और 400-500 रुपये में वो 200 रुपये 150 रुपये रोज़ का अपने ऊपर वहीं पर खर्चा करता है। तो किसका आखिर किस पे करता है? तो वहाँ के जो स्थानीय जो व्यापारी हैं छोटे मोटे, उनको उसका लाभ पहुँचता। जैसे आपने पहले भी इसके फ़ायदे हमें बताए, आज हमारे दर्शकों को भी आपने बताए, तो आपने एक बार अपने संगठन से बात करने की कोशिश नहीं करी, धामी जी से या किसी से, कि ये इस पर विचार करिए, इतने जल्दी फैसला मत लीजिए? नहीं, देखिए, अब जब उन्होंने सीधा घोषणा कर दी किसी ने, तो मैं समझता हूँ कि फिर उसके बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री कोई भी बात बोलता है तो एक तरह से वो शासनादेश होता है, और इसलिए मुख्यमंत्री ने कोई बात बोली तो उसकी बात का सम्मान करना ये हम सबका दायित्व है। हाँ, सब पार्टी कार्यकर्ताओं का दायित्व है। हाँ, अगर कोई परामर्श होता तो ज़रूर तब मैं राय दे सकता था। नहीं, फिर भी आप एक वरिष्ठ नेता हैं। नहीं, उसके बाद उचित नहीं लगा मुझे कि एक बार मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा कर दी तो उसमें फिर कुछ बोला जाए, वो उचित नहीं। चलिए, इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में आप लाए थे, और आपका कहना यह था कि इससे प्रदेश की जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें प्रदेश में आएंगी। अभी बीते शनिवार को धामी जी ने प्रेस वार्ता करी है, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि जो आपके समय के जो इन्वेस्टर थे वो MOU साइन तो हो गए थे, पर उद्योगपति जो थे वो धरातल पर काम करने के लिए नहीं आए। हम पुनः उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन से वो उद्योगपति थे, कौन से वो MOU थे जो धरातल पर नहीं उतरे? अब देखो, इतना ध्यान तो बहुत मुश्किल है रहना, क्योंकि सैकड़ों लोगों ने MOU साइन किए थे, और MOU साइन करने का मतलब कभी ये नहीं होता कि वो यहाँ पर उद्योग स्थापित करेंगे ही। ये गफलत किसी को नहीं रहनी चाहिए। लेकिन
40,000 करोड़ के MOU यहाँ पर ग्राउंड हुए हैं, जो हमने उस समय 1.25 लाख करोड़ के जो MOU साइन हुए थे, उसमें 40,000 करोड़ रुपया हुआ था। उसके बावजूद कि कोरोना जैसी महामारी के कारण तमाम इन्वेस्टर्स पिछड़ गए, वो इस लायक नहीं रहे, तमाम उद्योग ठप हो गए, मज़दूरों का अभाव हो गया। उसके बावजूद 40,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ग्राउंड हुआ है। और अगर हम उससे पहले के 17 साल देख लें तो उसमें भी 40,000 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट, उससे भी कम हुआ है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि 40,000 करोड़ के करीब 17 सालों में हुआ, और 2 सालों में, 2.5 सालों में 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आया है। और पहले वाला जो इन्वेस्टमेंट था वो टोटल कुछ क्षेत्र विशेष में था, हमारे जो मैदानी भूभाग है वहाँ पर था, पहाड़ों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। इसमें 8,000 करोड़ रुपये पहाड़ों में भी इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये एक अलग तरह की उपलब्धि थी, क्योंकि ये पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में रोज़गार के जो संसाधन बहुत सीमित हैं। नीचे तो उद्योग हैं, पॉपुलेशन है, तमाम तरह के काम आप कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ों में बहुत सीमित संसाधन होने की वजह से एक पर्वतीय राज्य होने के नाते एक विशेष दायित्व भी बनता है स्टेट का। कोई भी मुख्यमंत्री बने, कोई भी मंत्री बने, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक विशेष फोकस हम पहाड़ों की ओर हमको करना पड़ेगा, रोजगार की दृष्टि से, दूसरा सामरिक दृष्टि से। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो लगभग 650 किलोमीटर है, और वहाँ से अगर पलायन होता है, वहाँ से लोग बाहर निकलते हैं, तो हमारी सीमाएं कमज़ोर होती हैं, हमारी सीमाओं पर चिंताएं बढ़ती हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सीमांत क्षेत्र के लिए, उन क्षेत्रों के लिए, उन पर फोकस करके हम कुछ काम करें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने सीमांत गांव को प्रथम गांव कहा, पहले आखिरी गांव कहते थे, उन्होंने एक प्रथम गांव कहा है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश का ध्यान आज सीमांत क्षेत्र पर गया है, अधिकारियों का ध्यान, नीति नियंताओं का ध्यान आज सीमांत के उन गाँवों की ओर गया है। मैं उसके लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। रावत जी, आप जिस राह पर चले उसी राह पर मुख्यमंत्री धामी जी चल रहे हैं इन्वेस्टर समिट को लेकर। आपके समय में हुए इन्वेस्टर समिट और धामी जी के समय में जो हो रहे हैं, चाहे वो लंदन गए या दुबई गए या दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, कितना फ़र्क देखते हैं आप? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि MOU होना एक अलग चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके बाद आप फॉलोअप कितना कर रहे हैं। फिर जो उद्योगपति है उसके बाद पूरा देश पड़ा हुआ है, वो कहीं भी जाके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हमको उनको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा कि भाई हम दोस्ताना माहौल देना पड़ेगा, एक दोस्त की तरह उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। उनको तमाम तरह जो आज दुनिया में चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर हमको उनको मदद करनी होगी। तो वो फिर यहाँ पर आएंगे, उनके लिए हमको कुछ सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी और कुछ हमको एक उचित व्यवहार देना पड़ेगा। ईमानदारी से हमको उनको एक जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है वो ईमानदारी के साथ हमको उनको देना पड़ेगा। विपक्ष, अगर मैं हरीश रावत जी की बात करूं तो वो इस पर तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि 2.5 लाख करोड़ का MOU अगर आएगा तो प्रदेश छोड़िए पूरा हिमालय कम पड़ जाएगा। ये सिर्फ धोखा हो रहा है प्रदेशवासियों के साथ में, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने शुरू में कहा कि 2.5 लाख करोड़ के MOU अगर साइन होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पर ग्राउंड हो गया है। भाई किसी को पसंद आया नहीं आया, उनके लिए अनुकूल है कि नहीं, ये तमाम जो करोड़ों रुपए अगर इंडस्ट्री पे खर्च करेगा तो वो फिजिबिलिटी भी तो देखेगा, रिटर्न भी तो देखेगा, रॉ मटेरियल भी तो देखेगा कि यहाँ पर कितना रॉ मटेरियल है, कितना मानव संसाधन यहाँ पर है, कितना मुझे सरकार का सहयोग मिलता है, कितना विपक्ष का भी सहयोग चाहिए। स्टेट को अगर डेवलप करना है तो नेगेटिविटी से काम नहीं चलेगा, पॉजिटिविटी से काम चलेगा कि हाँ भाई आप आइए और आप हमारी स्टेट के लिए करिए। क्योंकि धामी अगर कुछ कर रहे हैं तो धामी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो स्टेट के लिए कर रहे हैं, राज्य के लिए कर रहे हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो विपक्षी दल हैं उनको केवल नकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्वेस्टर्स को एक आश्वस्त करना चाहिए उनकी तरफ से भी कि आप आइए, यहाँ पर काम करिए, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम सब आपके साथ में हैं। रावत जी, आपके द्वारा अभी बीते दिनों एक वीडियो डाला गया था सोशल प्लेटफॉर्म पर, उसमें आपने धारा 143 का जिक्र किया था। वो क्या है और उसको हटना क्यों जरूरी था? अगर सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को आप बता पाएं। देखिए, सरल शब्दों में ये है कि मनोज रावत
मनोहर लाल जियाल से ज़मीन खरीद रहा है, कृषि भूमि खरीद रहा है, और वो चाहता है कि वहाँ पर वो एक होटल, एक रिजॉर्ट डेवलप करे। तो मनोहर लाल जियाल ने एप्लीकेशन डाला कि मैं पर्यटन के लिए यहाँ पर एक रिजॉर्ट बनाने के लिए लैंड खरीदना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि फिर उसके लैंड यूज़ की चेंज की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उसको स्वाभाविक मान लिया जाना चाहिए कि हमने उस पर्पज़ के लिए उसको भूमि दी है, दे दिया है। फिर वो प्रशासन के चक्कर काटता रहे, पटवारी के चक्कर काटता रहे या अन्य अधिकारियों के चक्कर काटता रहे, ये उचित नहीं है। ये ईज ऑफ डूइंग का जो सिद्धांत है इसके खिलाफ है। इसलिए कोई विद्यालय के लिए कोई भूमि खरीद रहा है तो भाई ठीक है, आप विद्यालय बनाइए, आपको किसी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। जिसको बोलते हैं सिंगल विंडो सिस्टम, कि एक खिड़की पर आप गए, आपको परमिशन हुई, सारी परमिशन आपको एक साथ हो गई। तो उद्योग की परमिशन है, प्रदूषण की पॉल्यूशन है, एक साथ एक सिंगल विंडो से उसको परमिशन हो गया। अब मनोज ज़मीन खरीद रहा है, मनोहर लाल जी से ज़मीन खरीद रहा है, और वो ज़मीन जो है वो फिर उसको 36 चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तब तक दूसरे ने कहा, भाई दूसरे राज्य ने कहा आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको एक साथ सिंगल विंडो परमिशन देते हैं, और उन्होंने उनको परमिशन दी, तो फिर यहाँ क्यों करेगा वो? फिर वहाँ जाएगा जहाँ उसको सुविधा मिलेगी। और इसलिए 143 की जो सुविधा था 5 चीज़ों के लिए की थी, केवल सब जगह के लिए नहीं खोला था। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यटन के लिए, और स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, और ऐसे 4-5 चीज़ों के लिए खोला गया था कि 5 चीज़ों के लिए अगर कोई चाहता है तो वो लैंड खरीद सकता है, और उसके लिए लिमिट भी नहीं है। अगर वो उसको ज़्यादा ज़रूरत है, माना कोई बड़ा संस्थान खोलना चाहता है, आज दुनिया के बच्चे मसूरी में पढ़ने के लिए आते हैं, आज दुनिया के बच्चे उत्तराखंड में जो हमारी माध्यमिक शिक्षा के लिए जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें पढ़ने के लिए आना चाहते हैं। और ये स्कूल 300 साल पहले बने। हम जो स्कूल बना रहे हैं, हम केवल 10 साल 20 साल की परियोजना से नहीं बना रहे, हम तो 200 साल 500 साल की परियोजना से बना रहे हैं। तो अगर किसी को इस हिसाब से सोच करके, इस दृष्टि के साथ कोई स्कूल बिल्डिंग बनाना चाहता है, हम उसको कहेंगे भाई तुम 20 नाली में स्कूल बनाओ, कैसे बन जाएगा? उसको 2000 नाली चाहिए, उसको 1500 नाली चाहिए, तो तब स्कूल बन पाएगा ठीक से। अस्पताल बनाना है, हम वहाँ पर स्पेशलिटी की सुविधाएँ देनी है, तो वो 4 कमरे में थोड़ी दे सकते हैं, तो उसके लिए उस ढंग की सुविधा देनी पड़ेगी। और इसलिए जो लोग इसका विरोध करते हैं, या तो नासमझी के कारण करते हैं, या केवल और केवल राजनीतिक विरोध के कारण करते हैं, या फिर वो विकास के विरोधी हैं। एक सवाल जो मेरा पर्सनली रहेगा, मैंने सोचा था कि जब आप मिलेंगे मैं ज़रूर पूछूंगा, वो ये कि आप मुख्यमंत्री रहे तकरीबन 4 साल तक, और आपने कहा उससे पहले कि मुझे फ़ोन आया था, मुझे पता नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, उन्होंने निर्णय लिया और मैं मुख्यमंत्री बन गया। और फिर अचानक से फ़ोन आता है कि अब आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। आपने हिचक नहीं करी, बिल्कुल दे दिया इस्तीफ़ा। एक तो वो क्या वजह रही, और दूसरा ये कि उस दौरान आप भी एक व्यक्ति हैं, तो उस दौरान आप अकेले पड़े होंगे। कौन सा राजनीतिक का कौन सा एक मित्र था जो आपके करीब रहा, आपसे मिला या आपके पास आया? नहीं, तमाम लोगों ने मुझे साथ खड़े रहे। अगर 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो सब लोग साथ खड़े थे, और उन्होंने कहा नहीं हम आपके साथ में हैं। तब भी साथ में थे, आज भी साथ में हैं। और मुख्यमंत्री बनाया गया, मैंने कहा कि हमारे जिम्मेदारी दी जाती है, तो मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि आपको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने। मैंने कहा ठीक है, अगर आपने मेरे बारे में विचार किया तो बहुत अच्छा, मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसी जगह इस्तीफे की बात है तो मुझे बोला गया कि भाई सबने विचार किया है कि अब हम किसी नए को यहाँ पर जिम्मेदारी देना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, इस्तीफा ले लीजिए। रावत जी, फिर भी आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके सपोर्टर हैं, आपसे प्रेम करने वाले हैं, आपने ये बात अपने मन में दबाकर बैठ गए, लेकिन वो वजह सामने नहीं आई कि आखिर रावत जी इतना अच्छा तो कार्य कर रहे थे, 4 साल हो गए थे, 5 साल होने वाले थे, आखिर वो वजह क्या है जो आपके जो करीबी हैं, आपको चाहने वाले हैं, उन्हें बता पाएं? देखिए, वजह क्या हो सकती है उसके बारे में तो मैं समझूंगा कि वो रहस्य ही, और बहुत बातें बीत गई हैं, उन चीज़ों का कोई फ़ायदा भी नहीं है। कोई मतलब मेरे प्रदेश को कोई फ़ायदा होने वाला उन बातों से, तो मैं उस बात को कुछ बोलूं। अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, मुझे कोई फ़ायदा होने वाला, व्यक्तिगत फ़ायदा होने वाला नहीं, मेरी स्टेट को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, मेरे कार्यकर्ताओं को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, मेरी पार्टी को फ़ायदा होने वाला नहीं, तो क्या इस बातों का जिक्र करना है। चलिए ठीक है, तो आखिरी सवाल मेरा रहेगा, धामी जी कैसा कार्य कर रहे हैं? धामी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, युवा हैं, खूब दौड़ भाग कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं,
और मेरी उनके लिए शुभकामनाएं। 10 में से कितने नंबर? अब 10 में से 10 दिए जा सकते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने हर सवाल का जवाब बड़ी सरलता से दिया। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।